साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी समर गाथा। आइए कहानी सुनते हैं। बच्चे ठीक 1:30 क्लिनिक से लौट आए थे। आते ही दोनों नहाने चले गए। पहले तो क्लिनिक से लौटने के बाद सिर्फ हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लेते थे, पर इस महामारी के काल में यह नहाने की आदत डाल ली है। शाम को भले ही आलस कर जाएं, पर दोपहर में जरूर नहाते हैं। जब तक वे लोग नहाकर तैयार होते हैं, मैं खाना गर्म कर लेती हूँ। प्लेट चंपा लगाकर जाती है। मैं एक एक चीज मेज पर लगाकर रख रही थी, तब तक वरुण गेस्ट रूम में नहाकर आ गया था और मेरी मदद करने लगा। फिर हम दोनों बैठकर मंजीरी की प्रतीक्षा करते रहे। जब काफी देर हो गई तो वह उठकर भीतर गया। लौटकर बोला, फोन पर है। जब और 5-7 मिनट बीत गए तो वो झल्ला गया। ये कौन सा वक्त है फोन करने का? लोगों को कुछ तो सोचना चाहिए। मेरे मना करने के बावजूद वो भीतर गया और थोड़ी देर बाद मंजरी को हाथ पकड़कर ले आया। उसके लिए कुर्सी सरकाते हुए बोला, नाउ फॉरगेट एवरीथिंग, शांति से बैठकर खाना खाओ। मम्मी कब से वेट कर रही है। सॉरी मम्मी, उसने रोनी सी आवाज में कहा। मैंने ध्यान से देखा, उसकी आंखें लाल थी। शायद अभी अभी रो चुकी है। खाना ठंडा हो गया होगा, दाल गरम कर लाऊं? मैंने कहा। नहीं, सब ठीक है, आप बैठिए, वरुण ने सख्ती से कहा। तो मैं बैठ गई। खाना शुरू हुआ। हम तीनों चुपचाप कौर निगलते रहे, जैसे कहने सुनने के लिए कुछ था ही नहीं। मैंने बड़े प्रेम से वरुण की पसंद की खट्टी मीठी दाल बनाई थी। भरवा भिंडी बनाई, पर वो निर्लिप्त भाव से खाता रहा, एक शब्द भी ना बोला। झूठ क्यों बोलूं, मुझे बुरा तो लगा। सुबह से खटती रहती हूँ। 9 बजे से पहले इन दोनों को नाश्ता देती हूँ, फिर सोहन और सुहानी को नहला धुलाकर गरमा गरम दाल भात खिलाती हूँ। चंपा की मदद से उनकी पसंद का टिफिन बनाती हूँ। 12 बजे वे लोग चले जाते हैं, तब चंपा के साथ दोपहर के भोजन की प्लानिंग करती हूँ। लोग ठीक ही कहते हैं, औरत कभी रिटायर नहीं होती। तभी तो इस उम्र में भी लगी हुई हूँ। गृहिणी अपने घर के लिए बिना किसी अपेक्षा के खटती रहती है। बस एक ही इच्छा होती है, कोई 2 शब्द प्रशंसा के कह दे, सारा श्रम सार्थक हो जाता है। वरुण जल्दी खाकर उठ गया। वॉश बेसिन में हाथ मुंह धोकर ड्राइंग रूम में चला गया। अब वहां सौंफ इलायची खाते हुए पेपर पढ़ेगा। सुबह इतनी भागम भाग मची रहती है कि हेडलाइन पढ़ने का भी समय नहीं रहता। खाने के बाद मंजीरी ने प्लेट समेटना शुरू किया तो मैंने कहा, बेटा, यह मत सोचना कि मैं जासूसी कर रही हूं, पर वरुण ने बताया किसी का फोन था और लगता है उसके बाद तुम रोई हो। किसका फोन था? सब ठीक तो है ना? पूछना मेरा फर्ज है बेटा, ना बताना चाहो तो रहने दो। हाथ का काम छोड़कर वो बैठ गई और सिसकने लगी। क्या बात है बेटा? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। घर पर सब ठीक तो है? माँ, पापा जी? वे लोग ठीक है, पर जीजाजी ने परेशान कर रखा है। मतलब? जिस तिस से पैसे मांगते फिर रहे हैं। क्यों? पता नहीं कौन सी महत्वाकांक्षी योजना पाल ली है। उन्हें यह भी होश नहीं है कि वे इस घर के दामाद है। यूं हर किसी के आगे हाथ पसारना उन्हें शोभा नहीं देता। चाचा जी और मामा जी से भी उधार ले चुके हैं और अब वे लोग माँ पापा को सुना रहे हैं कि हमने तो आपका लिहाज करके पैसे दिए थे। कुछ क्षण हम दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। फिर वो बोली, माँ ने ताकीद कर दी है कि अगर तुम लोगों से मांगे तो साफ मना कर देना। बाद में पछताने से अच्छा है पहले ही बुराई ले लो। और टेबल समेटते हुए उसने कहा, अच्छा मम्मी जी, बच्चों के आने में तो थोड़ी देर है ना, मैं थोड़ा लेट लेती हूँ। तुम आराम कर लो, बच्चे आएंगे तो मैं देख लूंगी, मैंने कहा। टेबल से उठकर मैं ड्राइंग रूम में वरुण के पास जाकर बैठ गई।
वो पेपर हाथ में लिए बैठा था पर पढ़ नहीं रहा था। मैंने कहा, यह अविनाश को क्या हो गया है? मंजिरी कह रही थी, जिस तिस से पैसे मांगते फिर रहे हैं, अपने साथ साथ अपनों की इज्जत का भी कचरा कर रहे हैं। मम्मी, वह कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही है। बिजनेस के चक्कर में अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और अब भुगत रहे हैं। वे क्या भुगत रहे हैं, बेचारी दीदी भुगत रही है। यह तो अच्छा है कि उनकी नौकरी है, नहीं तो पता नहीं क्या हाल होता। पर नौकरी क्यों छोड़ दी? कहा ना, बिजनेस के चक्कर में। पता नहीं किसके बहकावे में आ गए और इतना बड़ा कदम उठा लिया। इतना बड़ा कदम उठाने के पहले परिवार में किसी से पूछा या सलाह मशवरा भी नहीं किया। नौकरी छोड़ दी और सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ और लॉकडाउन लग गया। इस लॉकडाउन में लोगों के जमे जमाए धंधे चौपट हो गए। नया कहाँ से पनपता? उसने पैदा होने से पहले ही दम तोड़ दिया। तब जिन जिन से उधार लिया था वे अब तकादा कर रहे हैं तो चंदा उगाही करते फिर रहे हैं। बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ नौकरी ही कर सकते हैं। मंजीरी कह रही थी कि उसकी माँ ने सख्त हिदायत दी है कि तुम लोगों से मांगे तो साफ मना कर देना, बाद में पछताने से अच्छा है शुरू में ही बुराई ले लो। आपको क्या लगता है, दुनिया भर से मांग रहे हैं तो मुझे छोड़ देंगे? तुमने दिए? नहीं, मुझे उनका एटीट्यूड ठीक नहीं लगा। बोले, दोनों बहनों को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा, दीदी को मैं नहीं बताऊंगा, पर मंजू से तो मैं यह नहीं छुपा सकता, हम लोगों का जॉइंट अकाउंट है। वे बहुत नाराज हुए। बोले, कैसे मर्द हो, 4 पैसे अपने लिए अलग से नहीं रख सकते? मंजीरी को यह बात शायद पता नहीं है। मैंने उसे बताया ही नहीं। अगर उसे पता चला कि मैंने परम पूज्य जीजाजी को टरका दिया है तो उसे बहुत दुख होगा। जीजाजी कभी उसके हीरो हुआ करते थे। ये जीजा नामक प्राणी शुरू से ही सालियों का हीरो हुआ करता है। मैंने कहा, कच्ची उम्र का मोह जाल होता है वह। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अकल आती है, असलियत खुलती है और फिर वह मोह भंग हो जाता है, जैसे आज मंजू का हुआ होगा। वरुण ने कहा, अब उसे बता दूंगा कि जीजाजी ने मुझे भी नवाजा था, पर मैंने उन्हें टरका दिया। रविवार की सुबह मंजीरी ने पूछा, मम्मी जी, आज नाश्ता थोड़ा लेट चलेगा? बिल्कुल चलेगा। वह क्या है ना, हमने 3 बजे के शो की टिकट बुक किए हैं। 1 बजे खाना खाएंगे तो आराम नहीं कर पाएंगे, इसलिए 11 साढ़े 11 बजे नाश्ता कर लेंगे। बाद में बच्चे होमवर्क भी कर लेंगे, एकदम टेंशन फ्री होकर पिक्चर जाएंगे। मैं कुछ बनाऊं? नहीं नहीं, मैं इडली सांबार बना रही हूँ। चंपा दीदी आकर डोसा उतार देगी। बाद में आप चाहे तो दोपहर के लिए कुछ बनवा लीजिए। ठीक है, कहकर मैं पूजा घर में चली आई। इतवार के दिन जरा शांति से पूजा कर पाती हूँ। बच्चों की माँ घर में होती है, वो उन्हें देख लेती है, नाश्ते का इंतजाम भी कर लेती है। रोज तो बस भागम भाग मची रहती है। पूजा के बाद अभिषेक का जल गमलों में डालने बगीचे में गई। लौट ही रही थी कि दरवाजे के सामने ऑटो रुका। मैंने गेट खोला। माधुरी थी। भीतर आकर उसने मेरे पैर छुए। सामान कहाँ है? उसने हाथ के बैग की ओर इशारा किया। और बच्चे? मैं अकेली ही आई हूं। उसे लेकर भीतर आई और मंजीरी को आवाज दी, मंजीरी, देखो कौन आया है। मंजीरी किचन से बाहर आई और बहन से लिपट गई। मैं चुपचाप बाहर आ गई ताकि उनका भारत मिलाप शांति से हो सके। नाश्ते का बुलावा आने तक मैं बगीचे में ही टहलती रही। मन में सोच रही थी, वरुण जी, तुमने जीजाजी को तो टरका दिया, दीदी को कैसे टरकाओगे? मुझे पक्का विश्वास था वो पति की पैरवी करने आई है। मैं जब भीतर आई
तो माधुरी कह रही थी, मुझे अगर पता होता कि यहाँ पहुँचते ही इतना अच्छा नाश्ता मिलेगा तो रास्ते में कुछ नहीं खाती, पैसे भी बचते और इन सब के साथ न्याय भी होता। रास्ते में तुमने ऐसा क्या खा लिया होगा? मंजिरी बोली। एक समोसा और एक कप चाय, यही ना? वे तो कब का हजम हो गया होगा। तुम लोग क्या रोज इतनी देर से नाश्ता करते हो? 11:30 बज रहे हैं। रोज तो इस समय हम क्लिनिक में होते हैं और बच्चे स्कूल बस में। ये तो संडे स्पेशल ब्रंच है। दरअसल आज बहुत दिनों बाद टॉकीज में जाकर पिक्चर देखने का मूड बना है। बच्चों के साथ 3 बजे का शो ही ठीक रहता है ताकि वे समय पर सो सके, मंजीरी ने कहा। फिर वरुण से बोली, सुनिए ना, दीदी की भी टिकट बुक कर लेते हैं। करता हूँ, पर शायद 7 वाली सीट ना मिले। कोई बात नहीं, तुम दोनों साथ बैठ लेना। मैं यहाँ पिक्चर देखने नहीं आई हूँ, माधुरी बोली। कोई बात नहीं, आप बच्चों को लेकर चले जाइए, नहीं तो वे मायूस हो जाएंगे। मैं दीदी के पास रुकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं 4 बजे की बस का टिकट बुक करके आई हूँ। क्या बात करती हो? तो तुम इतनी सी देर को आई किस लिए? कुछ बात करनी थी जो फोन पर नहीं हो सकती थी। कौन सी? अच्छा वरुण, तुम्हारे पास तुम्हारे जीजाजी का फोन आया था? वरुण ने एक बार अर्थपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और साफ झूठ बोल गया, नहीं तो। आश्चर्य है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, तुम्हें कैसे बख्श दिया? खैर, देर सवेर फोन आएगा जरूर। किस लिए? वो रिलीफ फंड इकट्ठा कर रहे हैं ना। अगर तुम्हारे पास फोन आए तो तुम्हें क्या कहना है बताती हूँ। कहना कि लॉकडाउन में प्रैक्टिस चौपट हो गई, पेशेंट तो बहुत थे पर पैसे नहीं आए। क्लिनिक का किराया और स्टाफ की सैलरी देते देते बैंक खाली हो गया। अब बड़ी मुश्किल से गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आई है। पर दीदी, आप लोगों को अगर कोई परेशानी है तो हमारा फर्ज है कि। देखो, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। मेरी नौकरी है, उसके सहारे घर चल रहा है, बच्चे पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी आपने कहा जीजाजी रिलीफ फंड जुटा रहे हैं। वे उनकी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। मैं नहीं चाहती कि उनकी अव्यवहारिकता की सजा मेरे अपने लोग भुगते। मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है, बस मेरी बात याद रखना। तुम्हें कोई मुलायजा नहीं करना है। जो मैंने बताया है वही जवाब देना। चाहो तो कॉपी में लिखकर रख लो। लेकिन दीदी, यह तो। वरुण, मेरे भाई, प्लीज एक घर तो ऐसा रहने दो जहां मैं निश्चिंत मन से सर उठाकर जा सकूं, जहां मेरा हार्दिक स्वागत हो, मुझे देखकर जहां किसी के माथे पर बल ना पड़े। आप ऐसा क्यों सोचती हैं दीदी? यू विल बी ऑलवेज वेलकम हियर एंड एवरीवेयर। वरुण ठीक कह रहा है बेटा, इस घर में तुम्हारा हमेशा स्वागत होगा। मैंने कहा, तुम जिस तरह निश्चिंत मन से अपनी माँ के यहाँ जाती हो, यहाँ मेरे पास भी आ सकती हो। आती रहना। थैंक यू आंटी, माधुरी ने कहा। पर परिस्थितियां बदलते ही लोगों का व्यवहार बदल जाता है। अभी आपने माँ के घर जाने की बात कही। आजकल मैं माँ पापा से मिलने जाती हूँ तो भैया भाभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैं जितनी देर वहां रहती हूँ, भैया आसपास बने रहते हैं। भैया घर पे नहीं होते तो भाभी किसी ना किसी बहाने से कमरे में चक्कर लगाती है। कभी पानी लेकर आती है, कभी चाय लेकर आती है, तो कभी माँ से शाम के खाने का पूछने चली आती है। जब कमरे में नहीं आती तो दीवार से कान लगाए खड़ी रहती है। ऐसा क्यों? हम तीनों ने एक साथ पूछा। उन्हें डर लगा रहता है, कहीं माँ अपने हाथों की चूड़ियां उतार कर ना दे दे, कहीं पापा कोई चेक काट कर ना दे दे। वह बेचारे रिटायर्ड आदमी, वो क्या देंगे? कितना देंगे? 2 बार दे चुके हैं आंटी। उनकी दी हुई रकम की हैसियत समुद्र में बूंद बराबर भी नहीं होती।
10-20 हजार बिजनेस में क्या मायने रखते हैं, वहां तो लाखों में बातें होती है। पापा के पैसे भी डूब गए और कोई मतलब भी नहीं निकला। अब तो भैया ने पापा को अल्टीमेटम दे दिया है। क्या? भैया ने कहा है कि अब अगर उन्होंने एक पैसा भी दिया तो वह अपनी गृहस्थी अलग कर लेंगे, आप दोनों भुगतते रहना। उसके बाद टेबल पर शांति छाई रही, केवल प्लेट व चम्मचों की आवाज आती रही। उस सन्नाटे को माधुरी ने ही तोड़ा। बोली, दूसरे घरों की बात क्या करूं मैं, मेरा तो अपना घर भी छूटने वाला था, बड़ी मुश्किल से बचाया है। कौन सा घर? मेरे कोई 10-20 घर है क्या? वही जिसमें हम रहते हैं, उसे बेचने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मेरा देवर सुनील, जानते हो ना, जो यूएसए में रहता है, इन्होंने उसे एनओसी भेजने के लिए कहा। बंदे ने एनओसी के साथ एक शपथ पत्र भी भेज दिया कि मैं प्रॉपर्टी का अपना हक छोड़ता हूँ। ये तो परम उत्साहित हो गए। उन्होंने शोभा को तुरंत बुलावा भेजा। शोभा को जानते हो ना? शोभा मतलब आपकी ननद ना? वरुण ने कहा। वो बेचारी घबरा गई, मुझे फोन किया, बोली भाई साहब ने तुरंत आने को कहा है। क्या हो गया है, सब ठीक तो है? मैंने उसे पूरी बात बताई तो बोली, मुझसे क्या करने को कहती हो? मैंने कहा, तुम खुद समझदार हो, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से सर पर एक छत है, वे छीन गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरी नौकरी से घर चल रहा है, बच्चे पल रहे हैं, पर किराए का मकान लेना पड़ा तो किराया देते देते मेरा दम निकल जाएगा। शोभा दूसरे दिन आई। आते ही उसके भाई साहब ने उसके सामने कागज रख दिए। बोली, इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती, उनसे पूछना पड़ेगा। ये बहुत नाराज हुए, फिर बोले, फोन करके पूछ लो। तो वो बोली, फोन करना अच्छा नहीं लगेगा, वे सोचेंगे हम लोगों का पहले से ही सब तय था, बस दिखाने के लिए फोन किया है। जरा सी बात के पीछे हमेशा के लिए मन में गांठ पड़ जाएगी। वैसे भी पति पत्नी के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए। इन्होंने उसकी खूब लालत मलामत की, कहा कि तुमसे अच्छा तो सुनील है, एनओसी के साथ उसने अपना हक भी छोड़ दिया है। दूसरे दिन शोभा चली गई। तीसरे दिन राजीव का, शोभा के पति का फोन आया। वो तो वकील है, उसने कानूनी भाषा में समझाया। बोला, सुनील भाई साहब ने अपना हक छोड़ दिया है तो अब प्रॉपर्टी के 2 ही दावेदार हैं, मतलब शोभा आधी हकदार है। आप मकान का वैल्यूएशन करवा लीजिए, आधी रकम शोभा के खाते में डाल दीजिए, फिर जिस कागज पर कहेंगे हम हस्ताक्षर कर देंगे। गुस्से में आकर इन्होंने फोन पटक दिया और बहन बहनोई को ऐसी चुन चुन कर गालियां दी। वे लोग सामने होते तो उनका पता नहीं क्या होता। अब मेरी समझ में आ रहा है। वरुण बोला, क्या? मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। महीना भर पहले जीजा जी एक प्रस्ताव लाए थे। अब समझ में आया उस प्रस्ताव की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली थी। राजू बाबू उन्हें अनजाने में ही काफी ज्ञान दे गए थे। कैसे? जीजा जी ने मुझसे कहा कि इन दोनों को समझाओ कि समय रहते अपना हक ले ले, बाद में बहुत परेशानी होती है। कौन सा हक? मंजीरी ने मासूमियत से पूछा। प्रॉपर्टी का हक। कौन सी प्रॉपर्टी? वे जो घर है, और समय रहते का मतलब है जब तक माँ पापा है। माधुरी ने जोश के साथ कहा। मुझसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी, इसलिए तुम्हें माध्यम बनाया। उनके 2 सुझाव भी थे, बता दो, वह भी सुन लेते हैं। नीचे वाले पोर्शन में तो यह लोग रहते हैं, ऊपर शायद किराएदार हैं। हाँ, तो जीजाजी का कहना था कि उन दोनों घरों का वैल्यूएशन करवाया जाए और आधी आधी रकम आप दोनों के खाते में डलवा दी जाए। वेरी गुड, दूसरा सुझाव बताओ। वे 2 घर हैं, आप दोनों के नाम एक एक कर दिया जाए,
ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर महीने किराया आप लोगों के खाते में जमा होता रहे। छी, हाउ मीन ऑफ हिम। माधुरी ने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए। मंजरी बोली, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि जीजाजी ऐसा भी सोच सकते हैं। माधुरी ने कहा, मुझे अक्सर उन पर गुस्सा आता है, कभी कभी तो दया भी आती है, पर इस समय मुझे उन पर सिर्फ शर्म आ रही है। उफ। कुछ देर रुककर माधुरी बोली, पुराने किराएदार है, नाम मात्र का किराया आता है, पर मेरी माँ की वे पॉकेट मनी है, उसी से वे बहन बेटियों का नेक दस्तूर करती है। व्रत अनुष्ठान पर पंडित जी को दान दक्षिणा देती है, तीज त्योहार पर उसी से नाती पोतों को उपहार देती है। अपने स्वार्थ के लिए माँ का इतना सा सुख छीनने का मैं सोच भी नहीं सकती। और वो दोनों हाथों से सिर थाम कर बैठ गई। तभी सोहम और सुहानी तुनकते हुए आए। पापा, आप लोग क्या खाते ही रहेंगे? हमें तैयार कब करोगे? अब सबका ध्यान घड़ी की ओर गया। बाप रे, 1:30 बज गया। चलो चले, तुम लोग अच्छे से तैयार हो लो, टेबल मैं समेट लूंगी, माधुरी ने कहा। मैं नहीं जा रही, मेरा मूड नहीं, मंजिरी ने कहा। फालतू बात नहीं, अपने मूड की बात कर रही हो, बच्चों के बारे में तो सोचो, उनका मूड कितना खराब होगा। बड़ी मुश्किल से तो कोई प्रोग्राम बनता है। चलो उठो, अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। माधुरी के साथ लगकर मैंने भी टेबल समेटा। फिर वो चाय चढ़ाते हुए बोली, आंटी, आप शक्कर तो लेती है ना? मैंने कहा, मेरी चाय अभी मत बनाना, 4:30 बजे चंपा आती है, वही मेरे लिए चाय बनाती है। ठीक है, तो आप जाइए, थोड़ा आराम कीजिए। 2:30 बजे तक घर में खूब हो हल्ला होता रहा। हंसना रोना, नाचना गाना सब चलता रहा। जब 2:30 बजे वे लोग चले गए, तब जाकर घर में शांति प्रस्थापित हुई। मैं यूं ही पत्रिका के पन्ने पलट रही थी कि माधुरी तैयार होकर कमरे में आई। आंटी, आप सो तो नहीं रही ना? नहीं बेटा, मैं दिन में नहीं सोती, पढ़ती हूँ या टीवी देखती हूँ। दिन में सो लूं तो फिर रात में नींद नहीं आती। बुढ़ापे में नींद का बहुत नियोजन करना पड़ता है। ओहो, आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। कितना शांत और तृप्त जीवन है आपका। मेरे माँ पापा का जीवन भी ऐसा ही था। पापा तो इतने खुश थे, कहते थे ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है कि अब और कुछ मांगने के लिए रहा ही नहीं। तीनों बच्चे अच्छे निकल गए। बेटा ऊंचे पद पर है, बड़ी बेटी पीएचडी करके कॉलेज में पढ़ाती है, छोटी डॉक्टर है, डॉक्टर दूल्हा ले आई। बड़े जमाई बाबू इंजीनियर है। सबके प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इंसान को और क्या चाहिए? बेटा, एक बात कहूँ, जब हम अपने भाग्य को बार बार सराहते हैं ना, तब हमें अपनी ही नजर लग जाती है। ठीक कह रही हैं आप, इसलिए उनकी खुशी को ग्रहण लग गया। इन 2 सालों में इतना थक गए हैं दोनों। वहां से होकर आती हूँ तो 2-2 दिन तक मुझे नींद नहीं आती। कुछ देर वो चुप बैठी रही। मैं धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरती रही। किन शब्दों में सांत्वना दूं, समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने आप को समेटा और कहा, सॉरी आंटी, आपको नाहक परेशान कर रही हूं। सॉरी किस लिए बेटा, तुम भी मेरे लिए मंजिरी के समान ही हो। थैंक यू आंटी। दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। बोलो। मंजू के सामने मैंने जानबूझकर यह सब नहीं कहा। वो पहले ही बहुत अपसेट हो रही थी। बात यह है आंटी जी, पति देव को कर्ज से उबारने के लिए मैंने अपना पूरा लॉकर खाली कर दिया। क्या? हाँ, माँ का दिया हुआ, सास का दिया हुआ, मामा जी का दिया हुआ, सब चला गया। पिछले वर्षों में अपने लिए जो भी बना पाई थी वह भी स्वाहा हो गया। टोकरी भर चांदी के बर्तन भी चले गए। चुप रही मैं।
पर क्या कहती। पर एक चीज बचाकर लाई हूं जो आपको सौंपना चाहती हूँ। उसने बैग में से लाल रंग का एक चौकोर पर्स निकाला। बिस्तर पर एक रुमाल बिछाकर पर्स का सारा सामान उस पर उलट दिया। उसमें छोटी छोटी अंगूठियां थी, चैन थी, सोनी की मणियों वाले मणिबंध थे, बालियां थी, पैजनियां थी, 2 सोने के लंबे हार भी थे। ये यकोसोत है, माँ ने सार्थक और सात्विक के जनेऊ पर दिए थे। और ये सब सामान मेरे बच्चों की अमानत है। ये मैंने बड़े अरमान से सहेज कर रखे हैं कि अपने बच्चों के बच्चों को पहनाऊंगी। ये सब मैं आपको सौंप कर जा रही हूँ। मेरे घर में अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है। बेटा, इतना बड़ा जोखिम मैं नहीं उठा सकती। जोखिम आपको उठाना भी नहीं है। बस ये सब वरुण जी को सौंप दीजिए, इस ताकीद के साथ कि मंजू को पता ना चले। बहुत भावुक है वह, सह नहीं पाएगी। मुझे भी यह सब करते अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप तो जानती है, औरत हमेशा पति और बच्चों के बीच में बटी रहती है। सबको खुश रखना है, किसी को नाराज नहीं करना। वैसे देखा जाए तो औरत पूरी जिंदगी नाटक करती रहती है। ससुराल में वो कुछ और होती है, पीहर जाते समय एक मुखौटा धारण कर लेती है। घर में आपका रूप कुछ और होता है। नौकरी वाली जगह पर एक अलग ही रूप ओढ़ लेना पड़ता है। माधुरी ने सारा सामान समेटकर पर्स में रखा और मुझे सौंपते हुए बोली, अब चलती हूँ आंटी। 5 मिनट रुक जाओ, विमला बर्तन करने आती ही होगी, वह रिक्शा ला देगी। आपकी चलती हुई सड़क है, 5-7 कदम पर ही रिक्शा मिल जाएगा और मेरे पास सामान भी नहीं है। वो उठकर खड़ी हो गई तो मैं भी पलंग से उतर आई। उसने मेरे पैर छूते हुए कहा, आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ अच्छे से निभा ले जाऊं। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ खड़ा रहता है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी भगवान से रोज यही कहती हूँ, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। हम लोग गेट तक पहुंचे ही थे कि सामने से एक खाली रिक्शा निकला। उसे हाथ देकर रोका। मुझे फिर एक बार प्रणाम करके वो रिक्शा में बैठ गई और दूर तक हाथ हिलाती रही। गेट बंद करते हुए मुझे याद आया, सुबह उसके लिए गेट खोलते समय मन में एक विचार कौंधा था। महारानी चंदा उगाने आई है। मन ही मन वरुण से कहा भी था, वरुण जी, जीजा जी को तो टरका दिया, दीदी को कैसे टरकाओगे। यह सब सोचकर अब अपने ऊपर बेहद शर्म आ रही थी। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी समर गाथा।